हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है वेब एजुकेटर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। और ये फ्रेंड्स जो हमारा 30 क्वेश्चन होने वाला है वो 22 दिसंबर 2021 में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उसका है। 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर का CDP मैथमेटिक्स और EVS ये हो चुका है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को सीरियल वाइज से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी हम PYQ की यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं सीरियल वाइज। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, फर्स्ट हमारा मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन है 31st इसमें है, यानी कि 1 to 30 आपका CDP होता है जो मैंने करा दिया है, और 31st से ये मैथमेटिक्स का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू, देखिए 4 क्लास की टीचर है, अंजू नाम है, कुछ कंकड़ों का प्रयोग करती हैं। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग, जितना भी कंकड़ है उसका 1/5 भाग समूह 1 को देती है, और उसका 1/4 भाग समूह 2 को, और 1/3 भाग समूह 3 को, यानी ग्रुप बना दी, ग्रुप 1, 2 एंड 3 इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, सभी को कंकड़ बांटने के बाद उसके पास 26 कंकड़ और बच जा रहे हैं। तो मीन्स अपने वो कक्षा में कितने कंकड़ लेकर आई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आप मान लीजिए कि x कंकड़ लेकर आई, तो x का 1/5 भाग कितना होगा, x का 1/5 भाग यह आपका x/5 हो गया, यानी x/5 ग्रुप 1 को दी, फर्स्ट ग्रुप को। उसके बाद सेकंड ग्रुप को x का 1/4, यानी जितना कंकड़ लेकर आई है उसका 1/4, तो x का 1/4 यानी x/4, x/4। और इसी प्रकार से थर्ड ग्रुप को 1/3 देती है तो x/3 हो जाएगा। ये टोटल उन्होंने दिया है, ठीक है। और उसके अलावा 26 कंकड़ और बच गए हैं। तो देखिए, जितना कंकड़ लेकर आई थी, x लेकर आई थी, तो उसमें से इतना बांट दी थी, इसको माइनस कर दिया। उसके बाद 26 बच गया तो इक्वल टू 26 कर दीजिए। अब देखिए x माइनस, इसको सबको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो LCM होगा 60 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 60 होगा, और साथ में ही आपका हो जाएगा यानी कि 12, 12 25 60, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 12 + 15 + 20, और ये x है, ठीक है, सब में x है। तो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आएगा x - 47/60, ठीक है, यानी कि 15x + 20x, 12x, 20x, इन सब बाई 60, और x में से इसको माइनस करना था, इक्वल टू 26। तो ये सबको ऐड करेंगे तो 47 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 26। अब देखिए यहाँ पर 60x - 47x अब बाई 60 इक्वल टू 26। अब इसको माइनस करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 13x, इसको यहाँ पर मैं कर रही हूँ 13x / 60 इक्वल टू 26, ठीक है। यहाँ 26 हो जाएगा, ये देखिए 13 दूनी 26, ये कट गया, और x इक्वल टू 60 दूनी 120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 120, यानी x का वैल्यू क्या आया 120। और x हमने क्या माना था, टोटल कंकड़ की संख्या, तो वही पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 32 में क्या है कि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज़ पर कुछ बिंदु बनाने के लिए बोलती है। इस प्रकार से वो कुछ बिंदु बनाने के लिए बोलती है कागज़ पर, ठीक है। बच्चों ने बना दिया, उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज़ पर एक आयत बनाने को कहती है, और उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता है, यानी आयत ऐसा बनाना है कि जो बिंदु से होकर ना गुजरे, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आयत के भीतर जो बिंदु है उसे गिनने के लिए कहती है। अब देखिए 1 2 3, जैसा कि मैंने बनाया है उसमें 3 बिंदु आ गए, तो गिनने के लिए बोलती है। निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ा सकती, यानी इस एक्टिविटी के माध्यम से, इस गतिविधि के माध्यम से वो क्या नहीं पढ़ा सकती, ध्यान से आपको समझना है। देखिए, संख्याओं की तुलना, तो ये तो बिल्कुल पढ़ा सकती है क्योंकि काउंटिंग करने के लिए बोली है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल नहीं, देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल नहीं पढ़ा सकती क्योंकि क्षेत्रफल के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। बाकी और ऑप्शन देख लीजिए, अंदर बाहर, बिल्कुल अंदर बाहर का भी ज्ञान करा सकती है, स्थानिक समझ भी करा सकती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल यानी कि 2। अब देखते हैं 33 में क्या है कि 708 में कितनी दहाई 10 है। अब देखिए यहाँ पर कितने दहाई 10, 708 में
कितने दहाई 10 है, ये आपसे पूछा गया है। तो दहाई के स्थान पर यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, 7 दहाई 70, यानी कि 70 आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए जो पूछा जाएगा ना, दहाई आपसे पूछा जाए कितने दहाई 10 है, तो 7 दहाई यानी कि 10, मतलब देखिए इकाई दहाई, दहाई वाला को छोड़कर मतलब दहाई से ये नंबर उठा लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इकाई पूछा जाता तो ये सब हो जाता। ठीक है, अगर सैकड़ा पूछा जाता तो 7 हो जाता। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं 34 में क्या है, 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर। अब इसको देखिए ध्यान से, आपको समझना होगा। एक ऑप्शन तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 36 42 81। तो इसको देखिए यहाँ लिख लेती हूँ 36 42 और 81। अब देखिए फ्रेंड्स 6 अंकों की संख्या, तो ये सभी क्या है, 6 अंक का ही है। ठीक है, दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान का दुगुना है, यानी इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान से क्या है, दुगुना है। तो सब में देखिए दुगुना है, 4 2, यहाँ भी 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, सब दुगुना है। आगे बढ़ते हैं, सैकड़े का स्थान का अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का जो स्थान का अंक है वो कह रहा है 1000, यानी 1000 के अंक का क्या है, आधा है। तो देखिए 4 का आधा है 2, ये भी देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ये 4 का दुगुना है 8, आधा नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब बचा 2 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 4 का आधा 2 है, 1000 का सैकड़ा वाला आधा है। ये पूछ रहे हैं सैकड़े के स्थान का जो अंक है 1000 के स्थान का अंक का क्या है, आधा है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बाकी ये दोनों में नहीं, तो ये दोनों को ऐसे ही हटा दीजिए। अब बचा हमारे पास 2, इकाई के स्थान का अंक, इकाई मतलब 1, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी 1 है। पर इकाई के अंक जो है सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखिए 2 का आधा है ना 1, तो ये भी सही है। यहाँ पर भी देखिए 2 का आधा 1 है, तो दोनों ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं 10,000 के स्थान का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी यहाँ पर 10,000 के अंक कौन है, 6। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए क्या है, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ पर 10,000 पर है 3। ठीक है, और ये कह रहा है कि 10,000 के स्थान का जो अंक है, ठीक है, हज़ार और सैकड़े के स्थान के अंकों का क्या है, जोड़ है, हज़ार और सैकड़ा। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि इन दोनों का सम होगा, 4 और 2 है ना 6, ये तो सही है। बट यहाँ पर देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 4 2 6 होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए मतलब कि हज़ार और सैकड़ा का जो सम हो रहा है 6 हो रहा है, लेकिन दोस्तों 10,000 की जगह पर जो अंक है वो 6 नहीं 3 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि जैसा बोला जा रहा है उसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं 35। फरमान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, कुछ आम है उसको 2-2 समूहों में, मतलब कि वह 2-2 के समूह में आम लगाता है। ठीक है, 2-2 के समूह में एक आम बच जाता है, फिर वह 3-3 के समूह में, पहले 2-2 के समूह में लगाता है, एक आम बच गया, फिर 3-3 के समूह में लगाता है, फिर एक आम बच गया, और इसी प्रकार से वह जानता है कि आमों और 7 के समूह में भी लगाता है। ठीक है, वो जानता है कि जो आमों की संख्या है वो 50 से कम है। ध्यान समझिएगा, वो आम को क्या कर रहा है, 2-2 के समूह में, फिर 3-3 के समूह में, फिर 7-7 के समूह में लगा रहा है। जितना आम है, तो मान लीजिए कि एक ग्रुप में 7, फिर एक ग्रुप में 7, फिर एक ग्रुप में 7, लेकिन एक बच जा रहा है। इसी प्रकार से फिर 3-3 का ग्रुप बना रहा है, फिर भी एक आम बच जा रहा है, 2-2 का ग्रुप बना रहा है, फिर भी एक आम बच जा रहा है। ठीक है, और ये भी वो जानता है कि 50 से आम का जो संख्या है वो कम है। यदि उन्हें 5 के समूह में लगाता है तो आम कितने बच जाएंगे। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि आम कितना है। ठीक है, पहले ये हमें पता करना है कि आम कितना है। तो यहाँ पर देखिए जो समूह लगा रहे हैं वो 2 3 7, तो इसका एलसीएम फ्रेंड्स अगर आप निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2 3 7, तो ये आपका हो जाएगा 42। अब देखिए ये 42 टोटल आम, बट एक आम सब में शेष बच रहा है, यानी कि 43 है,
42 अगर मतलब रहता तो दो दो के समूह में लगाता तो देखिए 42 में 2 से भाग लग जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। 3 से भी 42 में भाग लग जाएगा, एक भी आम नहीं बचेगा। 7 से भी 42 में भाग लग जाएगा, एक भी आम नहीं बचेगा। लेकिन एक एक आम सब में बच रहा है, इसलिए हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे 43। अब देखिए इसमें 2 से भाग लगाइए, एक बच जाएगा। 3 से भाग लगाइए, एक बच जाएगा। 7 से भाग लगाइए, एक बच जाएगा। तो यानी कि जो टोटल हमारी आमों की संख्या वो कितनी है, 43। और यहाँ कहा भी गया है 50 से कम, तो 50 से कम भी है 43, ठीक है। यानी दोनों तरफ से देखा जाए तो सही है। लेकिन अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये 43 जो आम हमारे पास है, इसको 5 के ग्रुप में हम अगर लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा। यानी एक ग्रुप में 5 आम, फिर एक ग्रुप में 5 आम, फिर एक ग्रुप में 5 आम, फिर एक ग्रुप में 5 आम, इस तरह से अगर लगाएंगे तो 8 ग्रुप बनेगा, 8 25 40। लेकिन 3 हमारा आम बच जाएगा, ठीक है। 3 आम क्या हो जाएगा, 5 के ग्रुप में लगाएंगे तो बच जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 3 में 4 है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, यानी कि 4 में आपका 3 है, 3 आम शेष बच जाएगा। यही आपसे पूछा गया है कि कितना आम शेष बचेगा। अनुक्रम 0 1 2 3 5 8 13 21 और 34 की अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ये पैटर्न को आपको समझना होगा। 0 1 1, ठीक है। एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 21 है, 34 है। अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, 0 + 1 क्या आ गया, 1, 1 + 1 क्या आ गया, 2, 2 + 1 क्या आ गया, 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 + 21, यही होगा ना, 34 + 21, ये आ जाएगा 55। ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37। 37 में देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है गोपाल जी के पास 8 गाय हैं। गोपाल जी के पास कितनी गाय है, 8 है, और प्रत्येक गाय 2 लीटर दूध देती है। तो कितनी, 2 लीटर, तो 8 गाय कितने लीटर दूध दे रही है, 16 लीटर। वह जिस पास के होटल में वह पास के होटल में 15 रुपये लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो कितनी राशि जमा करेगा। तो पहले देखिए, जून के महीने में 30 दिन का जून होता है, 30 दिन का, तो एक दिन में 16 लीटर 8 गाय दूध दे रही है, तो 30 दिन में टोटल दूध कितना हो जाएगा, यानी कि 480 लीटर हो जाएगा। और देखिए 15 रुपये मतलब कि लीटर के हिसाब से सेल कर रहा है, सॉरी यहाँ पर 480 हमें करना होगा, 480 × 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे 480 में आप इंटू करा लीजिए 15 से, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 7200, ठीक है। आप इंटू करके देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा 38 में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहे हैं 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। ध्यान से समझिएगा, यानी कि एक आयत बनाया गया, 86 सेंटीमीटर लंबा तार है, मीन्स कि इसका पेरीमीटर जो है 86 है, और पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, और ये कितना दिया है 86 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा ना, 43 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है लंबाई जो सबसे बड़ी भुजा है वो 26 सेंटीमीटर दिया है, ये 26 सेंटीमीटर आपका लंबाई दे दिया है, ये 43 है। तो यहाँ से आप चौड़ाई तो निकाल सकते हैं, 43 - 26, 43 में से अगर आप 26 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, यानी कि चौड़ाई कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। लेकिन आगे पढ़िए, फिर उसी आयत को मोड़ करके एक और आयत बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी लंबाई मतलब इसी आयत को मोड़कर दूसरा आयत बनाया जा रहा है, लेकिन इस आयत की जो लंबाई है वो 31 सेंटीमीटर किया जा रहा है। तो दोनों आयतों की चौड़ाई के बीच कितना अंतर होगा, तो देखिए एक आयत का तो चौड़ाई हमने निकाल लिया, 17 सेंटीमीटर आया, अभी इस आयत की चौड़ाई निकालनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस आयत का भी पेरीमीटर जो होगा वो 86 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमारे पास जो वायर है उतना ही है, लेकिन फ़र्क इतना पड़ रहा है कि इसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है। जो हम यहाँ पर रखे थे 26 सेंटीमीटर वाले जो आयत बनाए थे, इसमें लंबाई 26 सेंटीमीटर था, लेकिन अब जो आयत बना रहे हैं उसमें जो लंबाई है 34 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई भी तो अलग होगी ना। तो अब इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में अंतर निकालना है। तो अभी आपने देख लिया इस 70 सेंटीमीटर, आप याद रखिएगा। और आगे फिर से देखिए, इसमें हम देखते हैं ये 31 है, ये हमें B निकालना है, ठीक है, और 2, ठीक है, L हमारा दे दिया 31, B हमारा नहीं पता है, और 86 इसका भी पेरीमीटर होगा,
ये आपका 43, यानी b इक्वल टू 43 माइनस 31। 43 माइनस 31 अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो देखिए एक का 17 आया था और एक का चौड़ाई 12 आया, तो अंतर दोनों में कितना आया, 5 का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ ऑप्शन 5 का दिया है, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 39 में क्या है, शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, कॉपी का कोना, जैसे ऐसे आपके मान लीजिए कॉपी, इसका कोना का अवलोकन करने के लिए हमने बोला। ठीक है, मेज़ यानी कि जो टेबल होता है उसका कोना। ठीक है, बोर्ड का ये जो कोना होता है। ठीक है, इस गतिविधि द्वारा वह चर्चा कर सकती है किसका, समकोण की, आयत के क्षेत्रफल की, आयत के परिमाप की। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए समकोण का, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, सबका जो कोना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर ऑप्शन वर्ग और आयत के बीच अंतर नहीं, यहाँ पर समकोण का चर्चा कर सकती है, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स 40। अब देखिए 40 में हमारा जो क्वेश्चन है वो है, रघु सुबह 9:10 पर, कितना, 9:10 पर स्कूल जाने के लिए घर से निकला। उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, मतलब कि उसे स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि 9 अगर 10 में निकला है तो 9:30 बजे स्कूल पहुंचता। ठीक है, आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया। आधा रास्ता आया, यानी कि 9:10 पर निकला तो 10 मिनट चला, यानी कि 9:20 पर, 9:20 पर आधा रास्ता, टोटल रास्ता है 20 मिनट का, तो आधा रास्ता कितना चला है, 10 मिनट, यानी 9:10 पर घर से निकला है तो 10 मिनट बाद कितना बजेगा, 9:20, तो 9:20 पर उसे याद आया कि हम कॉपी तो घर पे भूल गए हैं, तो वापस जाता है कॉपी लेने अपने घर पे। तो अब देखिए फिर जाने में तो 10 मिनट लगेगा ना, यदि वो समान गति से चलता है, स्पीड अगर सेम रहा तो यहाँ पर स्पीड को सेम माना गया है। ठीक है, तो मिनट की सुई किस अंक पर होगी पूछा जा रहा है स्कूल जब पहुँचेगा तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि 9:10 में घर से निकला, 9:20 पर गए तो उसे याद आया कि हम कॉपी भूल गए, फिर घर आया तो फिर 9:30 हो गया, 9:30 हो गया घर पे, अब फिर 9:30 हो गया, अब फिर उसको जाने में 20 मिनट लगेगा, तो 30 8 20 स्कूल पहुँचेगा 9:40 में, 9:40 में स्कूल पहुँचेगा। ठीक है, ये तो हमने टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर 9:40 में घर पहुँचेगा तो मिनट की जो सुई होगी किस अंक पर होगी। देखिए मिनट की जो सुई होगी वो 50 पर होगी। ठीक है, सॉरी 50 पर नहीं 10 पर होगी, क्योंकि 50 मिनट हमने किया ना यहाँ पर देखा, यानी कि 9:50 हो रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि 9:10 में निकला है, 9:20 में उसे याद आया और 9:30 में वो घर आया, फिर उसको स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगा तो 9:50 हो गए। 9:50 का मतलब कि जो मिनट वाली सुई होगी वो 10 पर होगी, यानी कि 10 × 50। ठीक है, मतलब 1 से 9 और 10 के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है ना, तो 50 पर जाएगी मिनट वाली सुई। ठीक है, तब तो 50 मिनट होगा, 9:50, 10 मिनट बाकी रहेगा 10 बजने में। ठीक है, तो ये आपका जो मिनट का सुई होगी वो 10 पर होगी, यानी ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 41 में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश और डिंगा 4,000 घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। ध्यान समझिएगा, कितने घन है, 4000 घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, को अलग अलग बॉक्सों में पैक करना चाहती है। 1 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये 1 सेंटीमीटर है। अब इनके पास ऐसा घन कितना है, 4000 है, अलग अलग डिब्बों में पैक करना चाहती है। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आयाम वाले 4 अलग अलग बॉक्स है, ABCD 4 बॉक्स है, ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए एक 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 20 इंटू 10 इंटू 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर 10 इंटू आप 12 है, सॉरी 12 नहीं है 20 है ना, यहाँ पर 20 और इंटू 6 कर लीजिए, तो 6 दूनी 12, 1200। ठीक है, तो ये इसका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, 1200 सेंटीमीटर
क्यू, ठीक है। और हमारे पास जो ब्लॉक है वो घन है वो 1 सेंटीमीटर भूसा वाला है, तो इसका घन कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब इस घन का आयतन कितना हो जाएगा। जो हमारे पास ब्लॉक है 4000 ब्लॉक हमारे पास है, तो एक ब्लॉक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है 1 है, यानी घन है ना, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप दिमाग से सोचिए 1200 सेंटीमीटर क्यूब वाले जगह में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन आप रख रहे हैं तो कितना रख पाएंगे, 1200 रख पाएंगे, सिंपल सी बात है 1200 रख पाएंगे। तो चलिए पहला वाला बॉक्स में 1200 रखेगी, ठीक है। दूसरे वाला बॉक्स में कितना रखेगी, देखिए 15 इंटू 9 इंटू 10 यानी 15 9 35 यानी कि 1350 रख पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो घन है 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, ठीक है। और 1350 सेंटीमीटर क्यूब में हम 1350 घन रख पाएंगे। इसी प्रकार से 11 इंटू 11 यानी 121 हो जाएगा इंटू 10, 1200, तीसरा में 1210 रख पाएगी, ठीक है। और चौथा में 24 यानी कि 240 इंटू करा दीजिए, सिंपल ये आयतन निकाल दीजिए, इनमें इंटू करा दीजिए फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है। और ये यहाँ से है, इंटू करा दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा 1200, उसके बाद 1350, फिर आपका 1210, फिर आपका 240। अब देख लीजिए 1200, 1350, 1210, 240, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 42 में क्या है फ्रेंड्स, यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, ध्यान से देखिए 500 लीटर पानी है, एक टैंक है और इस टैंक में कितना है 500 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें से हम 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले कितने बर्तन में भर सकते हैं। देखिए सिंपल बात है, ये लीटर में है मिलीलीटर में है, तो किसी एक को आपको कन्वर्ट करना होगा। तो मैं 500 लीटर को क्या करती हूँ ना, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, 1000 से इंटू करा देती हूँ। 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो हमने 500 लीटर को क्या कर दिया, मिलीलीटर में बदल दिया। यानी इस टैंक में पानी कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख मिलीलीटर है। अब हमें 250 मिलीलीटर के बर्तन में रखना है, तो कितना बर्तन होगा, आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली यहाँ पर, है ना। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2000 बर्तन में आप इस पानी को रख पाएंगे। 2000 ऑप्शन आपका 4 में है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 43 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको समझना होगा, ठीक है। ये जो हमारा पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को आपको समझना होगा। रीजनिंग टाइप से ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 0 4 2 6 6 स्पेस 12 10 और स्पेस, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, में +2 किया गया है, 2 में 2 कर दिया गया तो 4 हो गया, फिर एक अल्टरनेट करके फिर इसमें 2 ऐड कर दिया गया 6 हो गया, तो फिर इसमें अगर हम 2 ऐड कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो देखिए या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा, क्योंकि पहला में क्या होगा 8, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो ये गलत हो गया, तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा। अब आगे वाला देखते हैं, तो ये तो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसका। अब देखिए यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पैटर्न देखना है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 2 और 0 का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इस 2 में इसके अगले वाले नंबर 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक अल्टरनेट करके, ठीक है, क्योंकि 2 और 4, ठीक है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि 2 + 0 का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 4 को छोड़ करके ये 2 देखिए आएगा, और फिर इस 2 में अगले वाले नंबर 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 आ गया। फिर इस 6 में इसके अगले वाला नंबर क्या है, 6 है, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या था, 8 था ना हमारा, ठीक है, पहले पैटर्न में हमने 8 निकाला था, और फिर इस 12 के पहले वाले नंबर 8 को ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 8 और 20, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो है 44, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 में क्या है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। अब देखिए इसका माध्यिका निकालना है फ्रेंड्स। माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी नंबर दिया हो तो उसके सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पहले करना होता है। तो इस नंबर को हम कैसे देखकर समझेंगे कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 7/9 है ना, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0 और 9 7 63, इस प्रकार से 0.77 आएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे 13/16, तो इसको अगर आप करेंगे तो 13/16 आपका आ जाएगा 0.81, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद 2 बाई जो थर्ड है ये आपका आ जाएगा 0.66। उसके बाद 21/25 जो है ये आपका जाएगा 0.84, 2 मतलब प्लेस तक आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका 17/21 जो है ये आपका आ जाएगा 0.80, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है 0.6 यानी कि 2/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 0.6 2/3 को ही हम लिखे हैं ना, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। उसके बाद वाला आपका आ जाएगा ये देखिए 7/9, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 7/9, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 0.8 0.81 0.84 तो यानी ये आ जाएगा यानी कि 17/21। उसके बाद 84 और ये 81 है तो ये 13/16 और सबसे बड़ा कौन है 21/25। ये हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 है ना, तो मीडियन निकालना है, बहुत ही आसान है। 2 इधर छोड़ दीजिए, जो 2 इधर छोड़ दीजिए और ये मिड का 17/21 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 45 है। 45 में क्या है कि एक कक्षा के बच्चे से पूछा गया कि उन्हें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले बच्चों कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 हिस्सा है। यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान समझना है। कक्षा में हम मान लेते हैं कि जो विद्यार्थी है वो कितने हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, कक्षा में हम x मान लेते हैं। कक्षा में मान लीजिए x विद्यार्थी हैं तो उसमें से कुछ को चाय पसंद है, कुछ को कॉफ़ी और कुछ को दूध पसंद है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफ़ी पसंद है यानी कि कॉफ़ी पसंद वाले विद्यार्थी की संख्या 20 है दे दिया। और देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है, ये चाय वाले बच्चे का रेशियो है कि कक्षा में जितने बच्चे हैं उसका 1/2 यानी आधा बच्चा चाय पसंद करते हैं, उसका 1/3 भाग बच्चे कॉफ़ी पसंद करते हैं और 1/6 भाग बच्चे दूध पसंद करते हैं। तो कॉफ़ी वाले कितने हैं 1/3, तो x का 1/3 ये बच्चे क्या पसंद करते हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी वाले बच्चे की संख्या दे दिया गया है 20 इक्वल टू 20। तो यहाँ से x अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 60, यानी कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं 60 है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने बच्चे को दूध पसंद है, तो देखिए दूध पसंद करने वाले बच्चे का जो रेशियो है वो कितना है 1/6, तो 60 का 1/6 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यानी 10 बच्चे दूध पसंद करते हैं और आधा बच्चे क्या पसंद करेंगे चाय, यानी 60 बच्चे में से 30 बच्चे चाय पसंद करेंगे, 20 बच्चे कॉफ़ी और 10 बच्चे आपको यानी कि यहाँ पर आपके 1/6 यानी कि दूध पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 60 बच्चे हो गए ना। तो फ्रेंड्स हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है दूध पसंद करने वाले, तो दूध पसंद करने वाले कितने आए 60 का 1/6 यानी कि 10 बच्चे, यानी ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा ये दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। अब हम देखते हैं 46 में फ्रेंड्स क्या है एक गणित के, यहाँ तक आपका कंटेंट था 15 दोस्तों क्वेश्चन कंटेंट का रहता है। कंटेंट आपका हो गया 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी का रहता है। तो पेडागॉजिकल जो क्वेश्चन है अब उसका हम लोग देख रहे हैं। 46 है, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राम में दिए गए सभी आयत को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को वैन हेले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। देखिए वैन हेले का 5 स्तर बताया गया है, तो फ्रेंड्स उसमें से ये देखने के लिए बोला ना आयत को पहचानने के लिए, तो दृश्यकरण हो जाएगा है ना, उसको देख रहा है, एक और आकृतियों को पहचानना नहीं, तो दृश्यकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहचानने की बात की गई है फ्रेंड्स आयतों को पहचानने के लिए। तो ये भी ऑप्शन देखिए बेस्ट है, आकृतियों को पहचानना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो फिर होता कि मतलब वो देखेगा पहचानने के लिए, तो पहले देखेगा तो ये ऑप्शन होता, लेकिन वो क्या कर रहा है केवल देख नहीं रहा है, उसको पहचान भी रहा है कि कौन आयत है क्या है ना। तो चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा।
इसलिए पूरे ऑप्शन को पढ़ के ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, पूरे ऑप्शन को आप पढ़िए और उसके बाद ही आंसर लगाइए। 47 में क्या है, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। अब देखिए, गणित पढ़ाने के लिए हम खेल और पहेलियाँ जो यूज करते हैं ये प्रभावकारी है, इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ावा देने में सहायक होती है। किसका? कार्य विधिक समझ को बढ़ावा देने में, संकलनात्मक समझ को, उपयोगी आधारित समझ को, तथ्यात्मक समझ को। तो देखिए संकलनात्मक यानी कि ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ से आपका हो जाएगा यानी कि 47 का 2। आगे हम बढ़ते हैं 48 में फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसा कि डिन्स द्वारा किया गया है। अब देखिए गणित अनुक्रम को गणितीय आमूर्तीकरण, प्रत्यक्षात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ये पहले मैथमेटिकल आपका मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं, ये तो लास्ट में आएगा। अब देखिए जो भी मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन लास्ट में आएगा ये पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप पहले प्रत्यक्षात्मक बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत यानी ये होगा, ठीक है। उसके बाद गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और उसके बाद रचनात्मक सिद्धांत। रचनात्मक फ्रेंड से ये पॉजिटिव है तो ये होगा ही, यानी आपका जो ऑप्शन है चौथा भी देख लीजिए, रचनात्मक सिद्धांत, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत और गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत। यानी कि रचनात्मक पहले नहीं आएगा, रचनात्मक बाद में आएगा और पहले प्रत्यक्ष, ठीक है, उसके बाद दोस्तों गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, उसके बाद रचनात्मक, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 में फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन हमारा है, इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसरित होते हैं। एक शिक्षक के नाते इस्माइल एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें योजना एक विषय को पढ़ाने और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं, ये तो गलत है फ्रेंड्स, दूसरा नहीं होगा। को एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विषय को ख़त्म करें फिर मूल्यांकन करें। हम मूल्यांकन करने के लिए पढ़ाते समय कभी भी कर सकते हैं मूल्यांकन, उसके लिए ऐसा नहीं कि हम सिलेबस ख़त्म करने के लास्ट में करेंगे। बच्चे का मूल्यांकन आप कभी भी उसके खेल के दौरान, किसी भी एक्टिविटी के दौरान या आप पढ़ा रहे हैं और हर समय आप कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका पहला और चौथा। तो अब इन दोनों को देखिए कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो देखिए पहला जो है उसको फिर से पढ़िए, एक रैखिक मूल्यांकन मतलब एक दिशा में मूल्यांकन। तो एक दिशा में मूल्यांकन ये सही नहीं है, ऑल डायरेक्शन से मूल्यांकन होना चाहिए, सभी पहलुओं के ऊपर जांच होना चाहिए, सभी पहलुओं को देखना चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 4, ये आपका पॉजिटिव है। हम देखते हैं क्वेश्चन 15। अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है, ठीक है, एक समूह परियोजना दी अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी आकलन तकनीक सबसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रेंड्स एक समूह परियोजना दिया गया, उसमें ज्यामितीय आकृति को क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या तरीका है, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट, संकल्पना मानचित्र, रूब्रिक, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सबसे यहाँ पर बेस्ट है दोस्तों हो जाएगा रूब्रिक। आगे हम देखते हैं 51 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्यों का उपयुक्त वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन, शाब्दिक समस्या के उद्देश्य का, इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक है। यह गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। यह सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सबसे बेस्ट, ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार को अधिक जोड़ती है, ठीक है, तो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 52 में फ्रेंड्स क्या है,
अल्पवयस्क यानी कि छोटे बच्चों को निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग हैं? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना, एकाकी संगति, गणना, उल्टी गणना और वर्गीकरण, संपलाव यानी स्कीप, गणना स्कीप करके होता है ना गणना, प्रतिमान यानी कि 1, 3, 5 इस तरह से, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण, वर्गीकरण, गणना, संख्याओं का क्रम। तो ये पूछा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे इनमें से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? ये आपसे पूछा गया। पूर्व संकल्पना के बाद वर्गीकरण हो गया आपका, ठीक है, प्रतिमान बनाना हो गया, ठीक है, और उसके बाद एकाकी संगति हो गया, ठीक है, ये सब गणना वगैरह इसमें नहीं आएगा, ठीक है, और इसमें भी आपका हो गया संख्याओं का संरक्षण, ये सब नहीं आएगा। गणना देखिए इसमें भी है, इसमें भी गणना है, तो गणना नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपका वर्गीकरण हो गया, प्रतिमान बनाना हो गया और आपका एकाकी संगति हो गया। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, पैटर्निंग एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 53 में फ्रेंड्स क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए। अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यही गलत पकड़ा गया ना, जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल होना चाहिए ना। हमसे क्या पूछा गया है? नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि थर्ड। आगे हम देखते हैं 54 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स की हस्तकौशल सामग्री, ठीक है, का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि हस्तकौशल सामग्री, ठीक है, का उपयोग हमें प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग माना गया है। क्यों? क्योंकि एक प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करती है। क्या इसके लिए प्राथमिक वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक, देखिए जहाँ ये प्राप्तांक वगैरह ऐसा कुछ नहीं मोटो होता है, अन्य विषयों के साथ संबंध हस्तकला थोड़ी बनाएगा। यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। ये आपका थर्ड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 55 में हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स की कक्षा 2 के छात्र ने जमा यानी योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जोड़ दिया गया बच्चे को कि 56 + 38 करो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? गलत कर दिया, क्योंकि इसका जो कैरी है वो इसमें नहीं ऐड किया। आप देख सकते हैं। एक चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अगर आप एक चिंतनशील गणित के अध्यापक हैं तो बच्चा अगर इस तरह की गलती करते हैं तो आप प्रतिक्रिया क्या देंगे? छात्रों को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करे, क्या ये बोलेंगे? छात्रों को बताने कि उसका उत्तर सही नहीं है और समकक्षी से उत्तर पर परामर्श ले, तो ये बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हम बोलेंगे बच्चों को कि स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना। देखिए ये भी तो नहीं होगा, ये सही लग रहा है। छात्रों को कहना कि वह पाठ्य पुस्तक, ये बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। स्थानीय मान के बारे में उसको हम थोड़ा सा फिर से ध्यान देने के लिए बोलेंगे और उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। योग की अवधारणा को छात्र के लिए और क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा अगर स्थानीय मान के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को अगर हम समझाएंगे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं 56 में क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए एकीकृत उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है, यानी जो गणित है समस्या समाधान के साथ इसका एकीकृत होना आवश्यक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है समस्या समाधान। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर एवं बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत करना, बिल्कुल ये सही है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे का जो एक्सपीरियंस है बाहर का और जो क्लास में उसके साथ एक संबंध स्थापित करना है। गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन, भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। बिल्कुल इसको हम भाषा के साथ यानी कि गणित के ही साथ बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का भी नॉलेज दिया जाता है। इसलिए 1, 2 और थर्ड क्लास से स्टार्ट होता है आपका।
ईवीएस, है ना, उससे पहले ईवीएस नहीं होता है और मैथमेटिक्स के साथ ही बच्चे को एकीकृत करके, भाषा के साथ ही एकीकृत करके उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी सही है। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि बी और सी तो आपके पहले ऑप्शन में है, यहीं पर आपके मिल गए। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 57 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी, कलन इन कैलकुलेशन के साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। जियोजेब्रा, पैटर्न शेप्स, जियोमेट्री पैड, स्प्लैश मैथ, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? जियोजेब्रा होगा। ठीक है, ये सब में आता है। आगे हम देखते हैं 58 में फ्रेंड्स क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? 1 से 9 तक हमें संख्या पढ़ाना है। भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकाएकी संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। ठीक है, दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। मौखिक रूप से 1 से 9, देखिए मौखिक रूप से 1 से 9 क्रम से दोहराना, ये स्मरण नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं, ये निगेटिव है, तो आपको सी नहीं होगा, ए और बी होगा। ए और बी फर्स्ट में ही है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 59 में फ्रेंड्स क्या है, 59 यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात करना है। छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। देखिए 200 का 23% अगर करना हो तो 200 का 23 ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये आपका 46% आ गया। ठीक है, लेकिन छात्रों ने क्या किया, 23 ऑफ 200 यानी कि पहले 100 + 100 कर दिया, तो 100 का 23% क्या होता है? 23 होता है, और 100 का क्या होता है? 23 होता है, तो 23 46 हो गया। लेकिन इसको फिर उन्होंने क्या किया, 20 + 20 3 + 3 ऐसे करके 46 लाया, मतलब इस तरीके से लाया। और एक छात्र, दूसरे छात्र क्या किया कि वो जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया वैसे करके ला दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन, यानी दो छात्र अलग अलग तरीके से आंसर लाया, बट आंसर सेम है, तरीके सही है दोनों। लेकिन क्योंकि छात्र बी ने सही कलन विधि अपनाई है, अध्यापिका ने छात्र बी को पूरे अंक दिए और ए को 0, ऐसा नहीं, ये तो गलत है। अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्हें स्वयं की कलन विधि से प्रश्न करने का प्रयास किया। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधि गणित के प्रश्नों को हल करने का क्या है? एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, चाहे बच्चे वो औपचारिक तरीके से करें या अनौपचारिक तरीके से करें, गणित को हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। दोनों गणित के हल करने का ही एक अभिन्न अंग है। अध्यापिका छात्र ए को 0 अंक देगी, ये भी नहीं होगा। और अध्यापिका दोनों उत्तरों को स्वीकार करती है किंतु छात्र एक अनौपचारिक कलन विधि के उपयोग से बचने के लिए निर्देश देती है, तो ये भी नहीं। क्यों निर्देश देंगे कि इससे बच्चों को जैसे सुविधा होगा वैसे बनाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट और लास्ट ये हमारा है दोस्तों आज का, अवधारणा समरूपता। अवधारणा एक कॉन्सेप्ट है समरूपता का, सिमिलैरिटीज़ का। परिचय देने के लिए श्रुति कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, जैसे कि भिन्न भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्र का प्रेक्षण, समूहों में विचार विमर्श, मतलब अलग अलग एक्टिविटी कराए। श्रुति कमला का आशय है कि अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना, जिससे बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं, मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले। बच्चे को हम मंदबुद्धि क्यों मानेंगे? ठीक है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले। देखिए प्रतिभाशाली जो है उनको सहायता दिलाने के लिए ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो। बिल्कुल सभी को एक जैसा हमें देखना है। ठीक है, सभी की सहायता हो, ऐसे कुछ एक्टिविटी हमें करानी है। ऐसा नहीं कि एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, सभी को एक समान, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है ना, सभी को एक दृष्टि से, एक मतलब नज़र से और एक ही तरीके से पढ़ाने हैं, सबको एक जैसे समझने हैं। ठीक है, तो आपको चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहा, 30 मार्क्स का, 22 दिसंबर का। और 22 दिसंबर का CDP का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर का भी EVS मैथ्स और CDP हमने करा चुका है, उसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर अगर नए होंगे या पहली बार होंगे या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को PYQ मैं कराने वाली हूँ। जितना भी ऑनलाइन पेपर हुआ है आप लोग को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, आंसर की डाउनलोड करना है ना, फिर उसको मिलान करना, इसमें समय ज़्यादा लगेगा और हमारे और आपके पास जो टाइम है बहुत कम है।
एग्ज़ाम के लिए। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल पर मैं अवेलेबल करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए क्वेश्चन पेपर वही है जो एग्ज़ाम में आया था, इधर उधर से कोई मैं बात नहीं कर रही हूँ, सीधा जो एग्ज़ाम में पेपर आया था उसी पेपर के ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ, उसी आंसर की के साथ। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कि कोई आंसर की मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। जो हमारा फाइनल आंसर क्या आया था उसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके दोस्त भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ।